नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के पार्ट 2 की, यानी नागरिकता या सिटीजनशिप की कहानी। ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल का जवाब है कि जब भारत एक नए देश के तौर पर बन रहा था, तो आखिर भारतीय होने का मतलब क्या था। तो इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जब कोई नया देश बनता है, तो उसकी असली पहचान, उसका कोर, उसका सार क्या होता है? क्या वो उसकी जमीन है, उसका झंडा, या कुछ और? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी। एक देश की पहचान होते हैं उसके नागरिक, सिटीजन्स। यही लोग तो मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। और सोचिए, 1947 में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही तो था कि आखिर है कौन भारतीय। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने तैयार किया पार्ट 2। इसमें आते हैं आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक, जो उस ऐतिहासिक पल में सिटीजनशिप की पहली परिभाषा तय करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर लिखा क्या है। हम शुरू करेंगे आर्टिकल 5 से, फिर देखेंगे कि विभाजन ने नागरिकता को कैसे प्रभावित किया, और आखिर में समझेंगे कि भविष्य के लिए नियम बनाने की पावर किसको मिली। ओके, तो सबसे पहला सवाल, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन कौन बना। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 5 में, जो नागरिकता की सबसे बेसिक शर्त सेट करता है। तो आर्टिकल 5 ने एक बहुत ही सीधी साधी शर्त रखी। कोई भी इंसान जिसका डोमिसाइल भारत में था, यानी जो भारत को ही अपना स्थायी घर मानता था, वो नागरिक बन सकता था। पर साथ में इन तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी। एक, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, दो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर तीन, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। बिल्कुल सिंपल। इस नियम ने उस वक्त भारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों को आसानी से नागरिकता दे दी। लेकिन भारत का जन्म एक आम हालात में नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही असाधारण और दर्दनाक स्थिति थी, विभाजन। लाखों लोग बॉर्डर के आर पार जा रहे थे। इतने बड़े मानवीय विस्थापन को संभालने के लिए स्पेशल नियमों की तो जरूरत थी ही। और बस यहीं पर आते हैं आर्टिकल 6 और 7। तो संविधान ने इन दोनों तरह के विस्थापन के लिए अलग अलग नियम बनाए। आर्टिकल 6 उन लोगों को नागरिकता देने के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में एक परमिट पर वापस भारत लौट आए। ये उस वक्त की अनोखी स्थिति से निपटने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। अच्छा, तो नागरिकता सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन अंदर है, ये भी तय करती है कि सीमाएं कहाँ हैं। हमारे संविधान को विदेश में रह रहे भारतीयों के बारे में भी सोचना था और नागरिकता का एक मूल सिद्धांत भी स्थापित करना था। यही काम किया आर्टिकल 8 ने। इसने भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया। इसके हिसाब से अगर किसी के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो वो विदेश में भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिक बन सकते थे। एक तरह से इसने हमारे डायस्पोरा के साथ जो रिश्ता है उसकी नींव रखी। और फिर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, एकल नागरिकता। भारत के संविधान बनाने वालों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि एक भारतीय नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी और देश का नहीं। ये राष्ट्रीय एकता और निष्ठा को मजबूत करने के लिए एक सोचा समझा फैसला था। आर्टिकल 9 इस बात को क्रिस्टल क्लियर करता है, अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म। दोहरी नागरिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। नियम बिल्कुल साफ था। तो देखिए, संविधान ने नागरिकता की नींव तो रख दी, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं थी। हमारे निर्माताओं को पता था कि आने वाले समय में नई जरूरतें पैदा होंगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा डायनेमिक ढांचा बनाया जो वक्त के साथ विकसित हो सके। आर्टिकल 10 ने एक आश्वासन दिया कि भाई, जो भी इन नियमों के तहत नागरिक बना है वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। ये अधिकार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। समझ रहे हैं? यही वो दरवाजा था जो भविष्य के बदलावों के लिए खोला गया था। और यहीं पर होता है पावर का ट्रांसफर। आर्टिकल 11 ने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद को दे दिया। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। वही अधिनियम जो आज भी भारत में नागरिकता के नियम तय करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, संविधान ने एक नींव जरूर रखी, नागरिकता की शुरुआती परिभाषा दी,
लेकिन आर्टिकल 11 के जरिए उसने नागरिकता की कहानी लिखने की कलम आने वाली पीढ़ियों यानी संसद के हाथ में दे दी। और ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।